जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 जो आज है दोस्तों 18 मार्च के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग प्रश्न हमें दोस्तों मिल चुके हैं। दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रश्न है, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, जितना भी प्रश्न पूछा जाता है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आपको यहाँ पर बताते हैं। और दोस्तों आगे के शिफ्ट में जो है 100% पूछा ही जाता है और दोस्तों आज के शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो इसीलिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जिनका भी आगे के शिफ्ट में एग्जाम है, आप इस वीडियो को एक बार देख करके एग्जाम देने के लिए जाना है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों WBC का दूसरा नाम क्या है। WBC का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों जिन्होंने ल्यूकोसाइट लगाए होंगे सभी का राइट आंसर ल्यूकोसाइट हो जाएंगे। और दोस्तों WBC का अगर आगे के शिफ्ट में जिनका एग्जाम है दोस्तों ध्यान रखेंगे, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसे श्वेत रक्त कोशिका WBC जो है यह कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है यह ल्यूकोसाइट है। क्या है? तो यह ल्यूकोसाइट है दोस्तों शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतीक्षा प्रणाली की कोशिकाएं है। और दोस्तों रुधिर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह दोस्तों WBC है। रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ध्यान रखना है दोस्तों यह WBC है। और दोस्तों WBC का जीवन काल की बात कर ले तो यह दोस्तों 2 से 4 दिन होता है। और दोस्तों इसका आकार जो है WBC का आकार जो है यह निश्चित नहीं होता है। और दोस्तों जिनका भी आगे के शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, आप लोग इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो दोस्तों RBC का दूसरा नाम क्या है? यह दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स है। ध्यान रखेंगे RBC का दूसरा नाम जो है यह एरिथ्रोसाइट है। और दोस्तों RBC को जो है यह रेड ब्लड सेल कहा जाता है। अगर फुल फॉर्म पूछे तो आपको ध्यान रखना है रेड ब्लड सेल होता है और इसका दूसरा नाम जो है यह एरिथ्रोसाइट है। दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं एरिथ्रोसाइट्स को जो है RBC मनुष्य में द्विअवतली कोशिका और नाभिक के बिना होते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जितना ही महत्वपूर्ण होता है हम उतना ही लिखते हैं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा अगर एग्जाम देना है तो, अगर पास करना है तो दोस्तों एरिथ्रोसाइट के रूप में भी जाना जाता है RBC को। और RBC में हीमोग्लोबिन नामक जो है आयरन युक्त प्रोटीन होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ देंगे RBC में कौन सा आयरन युक्त प्रोटीन होता है, तो आपको ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों आपके एग्जाम में किसी भी तरह से आपको प्रश्न को घुमा करके पूछ सकते हैं, इसीलिए दोस्तों इतना यहाँ पर हम लिख दिए हैं। दोस्तों RBC का जो है यह दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। और दोस्तों RBC मनुष्य में जो है यह द्विअवतली कोशिका और नाभिक के बिना होते हैं। और दोस्तों एरिथ्रोसाइट के रूप में RBC को जाना जाता है और RBC में हीमोग्लोबिन नामक आयरन युक्त प्रोटीन पाया जाता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट और यहाँ पर 2-3 है, आपको जरूर ध्यान रखना है RBC से। दोस्तों आज के क्लास से कुछ याद रहे न रहे, RBC वाला जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों रुधिर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यह दोस्तों RBC है। क्या है? रुधिर की सबसे छोटी कोशिका, ध्यान रखना है RBC है। और रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका जो है यह WBC है। और दोस्तों जीवन काल की बात कर ले, RBC के जीवन काल की बात कर ले तो यह 120 दिन होता है और WBC का जीवन काल जो है यह 2 से 4 दिन होता है। दोस्तों कई बुक में अलग अलग भी दिए हैं, तो उतना कंफ्यूजन नहीं होना है। और दोस्तों इसकी आकार की बात कर ले, RBC की आकार की बात कर ले तो यह दोस्तों राउंड शेप में जो है यह आकार होता है। और दोस्तों WBC का कोई आकार नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों को दोस्तों कंप्रोमाइज करके चलेंगे तभी आपको याद रहने वाला है। दोस्तों अगर आपको जो है एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखिए दोस्तों, लेकिन एग्जाम करेक्ट करके आइए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ये कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था, रोम का फुल फॉर्म जो है यह क्या होता है। तो यह दोस्तों सभी लोग जो है यह प्रश्न बना लिए होंगे। दोस्तों ये लॉलीपॉप सा प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का जो है फुल फॉर्म जो है यह रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर दोस्तों जिनका भी आगे के एग्जाम है दोस्तों जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, रैम का जो है यह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का अगर फुल फॉर्म पूछे तो आपको ध्यान रखना है यह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो बताते हैं आगे के शिफ्ट में पूछा ही जाता है। और दोस्तों आज के शिफ्ट में भी पूछा गया, हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सा प्रश्न जो है पूछा गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, सिर्फ सुनते चलिएगा, याद कराने की गारंटी मेरी। और दोस्तों कोई भी और लोग, आपके फ्रेंड लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप उसे भी शेयर जरूर कर देंगे, ताकि उसे भी हेल्प हो जाए, आप एग्जाम में दोनों आदमी अच्छे से स्कोर कर पाए। दोस्तों एक प्रश्न आया था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किससे सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है यह कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहाँ सबसे लोकप्रिय वृक्ष जो है ब्रिज इंडियन घोस्ट है, ट्री जो है यह ब्रिज इंडियन घोस्ट है, जिसे कुल्लू पर्णपाती क्षेत्र में क्या होता है तो यह पाया जाता है। और दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों कल के भी शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। इसीलिए दोस्तों हर एक शिफ्ट में दोस्तों जितना भी आपको शिफ्ट का एनालिसिस कराते हैं, हर एक शिफ्ट में जो है 1 से 2 टॉपिक हम आपको कवर कराते जा रहे हैं, जिससे आपको जो है ज्यादा बोरिंग फील ना हो। इसीलिए दोस्तों हर एक शिफ्ट में 1 से 2 टॉपिक हम आपको पूरे जो है कंप्लीट करके देते हैं। अगर आपको ध्यान रहता है तो जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में क्या है कि यह स्थित है, यह एक बाघ अभ्यारण्य है। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1 जून 1955 को और बाघ अभ्यारण्य सन 1973 में क्या किया तो घोषित किया। इसका उद्यान जो है 1 नवंबर 1955 को और बाघ अभ्यारण्य सन 1973 में जो है यह घोषित किया। और दोस्तों यह राज्य के बालाघाट और मांडला जिले में 940 वर्ग किलोमीटर दूर पर क्या है तो यह विस्तारित है। दोस्तों ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर पाया जाता है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर पाया जाता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है यह रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, बरहसिंघा और भारतीय जंगली कुत्ते महत्वपूर्ण आबादी हैं। और दोस्तों बरहसिंघा से आपके एग्जाम में कल के शिफ्ट में पूछा गया था। और दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाया गया जंगल इस रिजर्व सहित जंगलों पर क्या है तो यह आधारित है। दोस्तों ये उपन्यास भी ध्यान रखेंगे, इस उपन्यास के बारे में लिखा गया है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पर जो है आधारित है। और दोस्तों यह आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द बरहसिंघा का परिचय करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। और दोस्तों भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, आपको यह भी ध्यान रखना है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो आपको मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से राज्य में है तो यह मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के करंट से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, तो ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्र जो है यह 940 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है जो महत्वपूर्ण है, जो हम आपको सभी के सभी यहाँ पर नाम लिख दिए हैं और इसका स्थापना वर्ष भी लिख दिए हैं और क्षेत्रफल भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। हो सकता है तो दोस्तों आप किताब कॉपी पर लिख ले, नहीं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते चले। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर स्थापना वर्ष है और यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल है। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 955 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था और 940 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और दोस्तों दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो 1998 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था, 375 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और दोस्तों तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो 1968 ईस्वी में स्थापना किया गया था और दोस्तों 449 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और दोस्तों चौथा है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो 1968 में जो है स्थापना किया गया था और 0.27 वर्ग किलोमीटर में ही ये फैला हुआ है, जो बहुत छोटा है। दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 5वां है मध्य प्रदेश का, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, 293 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दोस्तों छठा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो 1979 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया और 4.45
वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है जो 1981 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया, 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान जो 1981 में इसकी स्थापना किया गया, 467 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नौमा है दोस्तों सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो 1983 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया और 525 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और दोस्तों अंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 10वां है मध्य प्रदेश का और 2004 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और दोस्तों 293 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है तो यह फैला हुआ है। और दोस्तों 11वां जो है यह डायनासोर जीवाश्म उद्यान है जो 2010 में जो है इसकी स्थापना किया गया और मात्र 0.89 जो है यह वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों 12वां जो है यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो 2018 में इसकी स्थापना किया गया और 750 वर्ग किलोमीटर में जो है यह फैला हुआ है। तो दोस्तों 12 का 12 महत्वपूर्ण है और दोस्तों आपके एग्जाम में एक से प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जा रहे हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ऐसा दोस्तों डाउन सिंड्रोम में कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम में दोस्तों कौन सा रोग होता है? यह दोस्तों डाउन सिंड्रोम में जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अनुवांशिक विकार है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डाउन सिंड्रोम में जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में कई तरह की समस्या का सामना क्या करना पड़ता है। दोस्तों इसमें जन्मजात हृदय दोष, बहरापन जिसे कान की जो कम सुनाई देता है, कमजोर आंखें, मोतियाबिंद, लुकीमिया, कब्ज, स्लीप, नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत, दिमागी समस्या और हाइपोथायराइडिज्म या मोटापो, दांतों के विकास में देरी आदि इसमें क्या है तो यह शामिल है। जो आपके ऑप्शन में दिया होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों 5 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है, या इस तरह से प्रश्न आया था कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों यह 5 अक्टूबर हो जाएगा और दोस्तों 5 अक्टूबर को जो है यह डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह देखते हुए डॉल्फिन के संरक्षण के लाभ के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और संरक्षण के प्रयासों में लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। अस्थायी समिति ने सिफारिश की है कि हर साल जो है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आया था। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों माई की बगिया कहां पर स्थित है? माई की बगिया दोस्तों यह कहां पर स्थित है? तो यह दोस्तों अनूपपुर मध्य प्रदेश में क्या है तो यह स्थित है। तो जिन्होंने अनूपपुर लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों माई की बगिया को अनेक ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। माई की बगिया को अनेक ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऋषि भृगु, ऋषि व्यास, मैकल तथा कपिल ऋषि ने तप किया, इसीलिए दोस्तों इसे ऋषियों की तपी भूमि कहा जाता है। और दोस्तों माई की बगिया का अगर अर्थ पूछ ले आपके आगे के शिफ्ट में तो ध्यान रखना है दोस्तों माई की बगिया का अर्थ होता है माँ का बगीचा। यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, ध्यान रखना है, माँ का बगिया होता है। आगे के शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों हम पीछे भी आपके जितने भी एनालिसिस किए हैं उसमें हम जरूर बताए थे, पंचवर्षीय योजना से बोले थे कि आगे के शिफ्ट में पूछे जाएंगे और दोस्तों इसका उद्देश्य हमने बता रखा था और बोला था 100% आएंगे। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछ दिया गया है आज के फर्स्ट शिफ्ट में। योजना का मुख्य उद्देश्य जो दोस्तों यही होता है कि देश में गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना, देश की आर्थिक विकास करना, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, साथ ही देश में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली में सुधार एवं बदलाव लाना। देश में दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है यह 13 बार लागू हुआ। कितने बार? तो यह 13 बार जो है पंचवर्षीय योजना जो है यह लागू हुआ। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे और पंचवर्षीय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस सब के बारे में हम पीछे के एनालिसिस में बता चुके हैं। दोस्तों
जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग एक बार उसे जरूर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा किस राज्य में है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था आपके एंशिएंट हिस्ट्री से, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा किस राज्य में है। यह दोस्तों अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा आगरा में क्या है, तो यह स्थित है। इसका निर्माण जो है खुद अकबर ने जो है दोस्तों 1605 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई और दोस्तों जहांगीर ने जो है इसकी मकबरा को जो है यह पूर्ण किया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों और भी मुगल बादशाह से संबंधित यहाँ पर जिनका मकबरा कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों औरंगजेब का जो है मकबरा औरंगाबाद में है। और दोस्तों औरंगजेब की बीबी का मकबरा कहाँ पर है, तो यह औरंगाबाद में ही है। तो दोस्तों बीबी का मकबरा भी कहाँ है, तो यह दोस्तों औरंगाबाद आपको ध्यान रखना है। जो औरंगजेब की बीबी थी उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने में जो है औरंगाबाद में ही मकबरा बनाया, जिसे औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों शाहजहां जो है, शाहजहां के मकबरा कहाँ पर है, तो यह आगरा में है। और दोस्तों हुमायूं का अगर पूछ ले तो यह दोस्तों आपको दिल्ली ध्यान रखना है। और दोस्तों जहांगीर को जो है यह लाहौर में जो है इसका मकबरा है। दोस्तों अकबर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके आगे के शिफ्ट में 100% पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप जो है एक बार में दोस्तों समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा जरूर देखेंगे। दोस्तों एग्जाम हॉल में जाने के बाद एग्जाम में एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, यह आपको गांठ बांध लेना है। दोस्तों एक ही प्रश्न से आदमी सेलेक्ट होता है और एक से नंबर से भी आदमी फेल होता भी है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। दोस्तों अकबर ने प्रारंभ किया था, अकबर ने क्या प्रारंभ किया था, तो यह दोस्तों इबादत खाना दीन ए इलाही और फतेहपुर सीकरी के जो है अकबर ने जो है यह बसाया था, जिसमें दोस्तों इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी में जो है 1575 ईस्वी में जो है इबादत खाना का निर्माण किया था। इस छोटी सी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, छोटी छोटी पॉइंट जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में अकबर ने बनाया था। यहां से दोस्तों एग्जाम में 3 प्रश्न आ सकते हैं, तो इस छोटी से लाइन से दोस्तों 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला बन सकते हैं इबादत खाना किसने बनाया, इबादत खाना कहां पर बनाया, इबादत खाना कौन से ईस्वी में बनाया, कौन से ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। तो दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लोग छोटी छोटी बातें पर ध्यान नहीं देते हैं। कई लोग कहते हैं छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो इसे आपको ये नहीं करना है। दोस्तों नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म की प्रारंभ किसने किया, तो यह दोस्तों अकबर ने किया। अकबर ने एक नए धर्म, नव धर्म की स्थापना किया, जिसे दीन ए इलाही धर्म कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, अकबर ने कौन से धर्म को जो है यह जो है चालू किया, कौन सी धर्म की स्थापना किया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की जो है यह स्थापना किया। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया, तो यह दोस्तों अकबर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की जो है स्थापना, इसे आगरा की जगह नई राजधानी जो है बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी की जो है अकबर ने आगरा की जगह जो है फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अकबर की समाप्ति से कौन कौन चीजों को जो है समाप्त किया, अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुगल बादशाह से दोस्तों एक अकबर ही है जो महत्वपूर्ण कार्य किया है और एग्जाम में यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अकबर ने क्या क्या समाप्त किए एक नजर में देख लेते हैं। तो दोस्तों अकबर ने जो है जागीर प्रथा की समाप्ति जो है यह 1575 ईस्वी में किया। और अकबर ने दोस्तों हरम दौल से छुटकारा कब इसे पाया, तो यह दोस्तों 1562 ईस्वी में ये जो है समाप्त कर दिया। और दोस्तों तीर्थ कर यात्रा की समाप्ति 1563 ईस्वी में किया। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। अकबर ने तीर्थ कर की यात्रा कब समाप्त किया, तो यह दोस्तों 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया। और दोस्तों जजिया भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जजिया कर की समाप्ति दोस्तों अकबर ने 1564 ईस्वी में कर दिया। और दोस्तों दास प्रथा की समाप्ति किसने की, तो यह दोस्तों 1562 में अकबर ने। कम से कम आप लोग दोस्तों 3 पॉइंट यहां से जरूर ध्यान रखेंगे। तीर्थ कर की यात्रा कर की समाप्ति जो है 1563 में किया, और जजिया कर समाप्ति 1564 में किया, और दास प्रथा की समाप्ति 1562 में किया। लेकिन दोस्तों अकबर से संबंधित 2-3 प्रश्न और है जो महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों अकबर को निपटा ही देते हैं आज की क्लास में। आज के बाद दोस्तों आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पूरा अकबर हम आपको पढ़ा देते हैं। दोस्तों अकबर जो है, अकबर का जन्म अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था, 1542 में इनका जन्म हुआ था। राणा बीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों अकबर के जो है माता का नाम क्या थी, यह दोस्तों
हमीदा बानो बेगम अकबर के माता का नाम था। और दोस्तों बैरम खान जो अकबर के जो है यह बहुत ही खास थे, जिसे अकबर ने अपना वजीर यानी वकील जो है नियुक्त किया था। दोस्तों अगर पूछा जा सकता है अकबर के वकील कौन थे, वजीर कौन थे, तो यह दोस्तों बैरम खां आपको ध्यान रखना है। दोस्तों खाने खाना जो है यह बैरम खां को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, खाने खाना जो है बैरम खां को जो है अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था। बैरम खां को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था। और दोस्तों इबादत खाना जो है यह फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था, तो यह दोस्तों अकबर ने करवाया था। और दोस्तों अकबर से संबंधित प्रमुख युद्ध जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों गौर से सुनते चलेंगे, याद हो जाएगा। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको याद है कब हुआ है तो यह दोस्तों 1556 ईस्वी में जो है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ है, जिसमें अकबर और हेमू के बीच जो है यह युद्ध हुआ था। यहाँ पर दोस्तों 1526 का लिखा गया था, तो ये भी हम निपटा देते हैं। दोस्तों 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है यह युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में जो है अकबर लड़ा गया था, अकबर के द्वारा लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। और दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह 1761 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। तो अकबर से आप लोग 3 युद्ध ध्यान रखेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था, और दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों युद्ध जो है अकबर के द्वारा लड़ा गया था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अकबर के नवरत्न से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अकबर के नवरत्न से आगे एक शिफ्ट में आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, तो यह दोस्तों अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम एक खाना और दोस्तों हकीम हुकाम और दोस्तों मुल्ला दो पियाजा, इनका क्या थे, नवरत्न थे। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न और आया था, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो यह दोस्तों केजी होता है। क्या होता है, तो यह द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है यह केजी होता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था, ये दोस्तों प्रश्न हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि आएंगे 100% आगे की शिफ्ट में। हर एक शिफ्ट में 2 क्लास में हम ये बताए थे दोस्तों कि ये प्रश्न आएंगे, आपको जरूर ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1556 ईस्वी में यह इनका गठन किया गया था। दोस्तों जो हमारे क्लास से जुड़े हैं 100% ये प्रश्न जो है बना करके आए होंगे, ये आशा करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न, इतना ही प्रश्न हमें मिले हैं। अगर कोई एग्जाम देके आए होंगे, अगर प्रश्न आपको याद है तो आप लोग जरूर कमेंट में लिख देंगे, जिससे दूसरे स्टूडेंट का भी लाभ हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।